साहित्य निधि में आज सुनिए सुप्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त लेखिका मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी बस 2 चम्मच औरत। तो शुरू करें कहानी। जिंदगी के प्रति वो इतना ठंडा हो चुका था कि कोई लहर उसे जिंदगी की ओर वापस लौटा भी नहीं सकती थी। अरसे तक वो हाड़ मांस का जीवड़ा नहीं वरन गहरी ठंडी उच्छ्वास ही था। ऐसे में भला कोई सोच भी कैसे सकता था कि इस चट्टान के नीचे भी इतनी जल तरंगें हैं। ये तो भला हुआ उस डायरी का जो न जाने कैसे खुली रह गई थी, जिसे जाने किन घायल और असावधान क्षणों में लिखने वाले ने कुछ टीपने के लिए अपने गुप्त तहखाने से बाहर निकाला था और फिर चूक गया अपनी असह्य यातना के चलते, या कौन जाने उसी ने सचमुच से खुला छोड़ दिया हो अपने ना होने के विरुद्ध अपने होने के प्रतिपक्ष में। बहरहाल इस डायरी को पढ़ा उसकी भौजी ने। इसे पढ़ उसकी भौएं उठीं, मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आत्मा में अजीब किस्म की खलबली मची। जिंदगी और देवर के प्रति उसकी राय बदली। जिंदगी में पहली बार उसे अपने करीब खिसकाया और हर संभावनाओं की एक नई बारह खड़ी पढ़ाई। पर अफसोस तब तक सचमुच देर हो चुकी थी। इतना भर भी समय नहीं बचा था उसके पास कि ज़िंदगी की इस नई समझ को ज़िंदगी पर उतारा जाए। शायद इसी विरोधाभास और टकराव का नाम ही है ज़िंदगी, उसने सोचा और एक नज़र फिर फेंकी अपने सोए हुए देवर पर। कई बार उसे लगता जैसे ये 6.25 फीट का देवर नहीं, रिश्ते नुमा डोरियों की एक खूबसूरत झालर है जिसमें सारे रिश्ते गड्ढमड्ढ हो गए हैं। उसे याद आया शादी के तुरंत बाद कैसे देवर एक खलनायक बन गए थे उसके और नए नवेले दूल्हे मियाँ के बीच। सुहाग रात को भी नहीं बख्शा था मर जाने ने। वक्त की धूल हटी कि यादें चमकी। हंस पड़ी वो। कैसे बिस्तर के नीचे बिछा दिए पापड़ ही पापड़। जैसे ही वो बैठी कि चर 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 झेप गई वो बुरी तरह से। चारों तरफ गर्दन घुमाई, किसी ने सुन तो नहीं लिया। वो चर चर, उसे लगा जैसे उसके बैठने में ही कोई खोट है। थोड़ी देर बाद ही घुसे मेजर, फौजी अंदाज में जैसे ही लेटे कि फिर चर चर। रेशमी भावनाओं का झीना सा पर्दा बनते बनते बिखर गया। झुंझला कर सारे पापड़ नीचे फेंके उसने और जैसे ही करीब सरकने को हुए मेजर की चीख उठा अलार्म। उफ, सारी रात धड़कता रहा उसका नन्हा सा कलेजा। फिर कोई खुराफात ना आ धमके दोनों के बीच। सुबह जब नटखट देवर ने ठुमकते हुए आंख नचाई और भौं मटकाते हुए पूछा, कैसी बीती रात? पापड़ तो खूब खाए होंगे, अलार्म का संगीत भी खूब सुना होगा। तब जाकर समझी वो कि ये सारी कारस्तानी मेजर के दोस्तों की नहीं, देवर की ही थी। वक्त के सबसे खूबसूरत परिंदे उड़ने लगे एक एक कर। खुमारी भरे मयूरपंखी दिनों ने डाल दिया उसकी गोद में गोल मटोल गुदगुदे नितिन को। सृष्टा होने की गर्व भरी अनुभूति के साथ मेजर मनोहर सिंह राठौर ने जी भर निहारा भी न था नितिन को कि नई पोस्टिंग आ गई। और पोस्टिंग भी कहाँ, 14 राष्ट्रीय राइफल्स में, कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाके कंगन में। भारत सरकार की सबसे खतरनाक पोस्टिंग। पूरे घर को जैसे सांप सूंघ गया। अबीरी शाम देखते देखते गहरी काली रात में तब्दील हो गई। सारा घर हंसते हंसते एकाएक खामोश हो गया। चलते चलते ठिठक गया, पर मेजर हंसता रहा, समझाता रहा देवर को, उसको, जानती हो अपन राजस्थान के हैं, जहाँ की तो रीति ही है कि हर परिवार अपने सबसे बड़े बेटे को सेना में भर्ती करवाता है देश रक्षा के लिए। बात बात में मेजर देवर के कान में फूंक मार गया था, जानते हो भाई, मैंने जानबूझकर राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टिंग मांगी क्योंकि अभी मेरी सबसे अधिक ज़रूरत कश्मीर में ही है। मैं उन सिरफिरे आतंकवादियों को बता देना चाहता हूँ कि भारतीय समाज की पहचान प्रेम है, घृणा नहीं। वे चाहकर भी इसे छिन्न भिन्न नहीं कर पाएंगे। मेजर के भीतर कुछ जोरों से धड़क रहा था जिसकी झलक भर पा सका था देवर उस दिन। मेजर का सर्वथा नया रूप। सैल्यूट किया उसने बड़े भाई को। नई शादी, नवेली दुल्हन और नवनीत सा बेटा, पर कुछ भी बांध नहीं पाया। कर्तव्य की ऐसी पुकार, देश सेवा का ऐसा जज्बा, जिंदाबाद भाई, माई ब्रदर, माई हीरो। जाते वक्त माँ की आंखें भर आईं। जाने कैसा तो कोई विचार मन में आया, क्या फिर देख पाऊंगी लाडले को?
जहाँ हर नुक्कड़ पर आतंकवादी, हर मस्जिद में बम बारूद, हर मस्तिष्क में घृणा, क्या बच पाएगा उसकी आंखों का नूर? झर झर आंखों से ताका उसने बेटे की तरफ। बेटे ने माँ को गले लगाते हुए धीमे से कहा, माँ तुम तो मुझे जन्नत में भेज रही हो तो रो रही हो। सोचो, भगत सिंह की माँ ने तो उसे फांसी पर भेज दिया था तो भी नहीं रोई। माँ आसमान से गिरी। ये क्या कह गया बेटा? भगत सिंह की माँ से क्यों की उसकी तुलना? पहली बार रीढ़ की हड्डी में कुछ रेंगा, पहली बार कांपा उसकी भावनाओं का संसार। मन ही मन मन्नत मांगी, जब तक सकुशल न लौट आए लाडला मिठाई नहीं खाऊंगी। पर यथार्थ उतना भी बदरंग और दहशत भरा न था। शुरुआती दिन जरूर सहमे सहमे से गुजरे, पर जेवर बने देवर उसे पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। पहला फ़ोन आते आते आया, पर इस बीच देवर ने नन्हे को कंधे पर लादे लादे उसे पूरा अजमेर घुमा डाला। ये सोने की नसिया, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये पुष्कर, ये दौलत बाग, ये दरगाह, नई नई जगहों को देखने की उत्तेजना में ध्यान बटा रहा। 15 दिन गुजर गए कि एक शाम चिड़िया चहकी, आसमान गुलजार हुआ, मेजर का फ़ोन घनघनाया और उसे खुशियों के नए देश में ले गया। मीठा तो यूं भी था, उस पर कश्मीर की आबो हवा और झड़ झड़ झड़ती सुंदरता ने उसे और भी मीठा और कविता बना दिया था। हू बहू याद हैं उसे वे संवाद। सलाम वालेकुम। ये क्या, मेजर उर्दू बोलने लगा? चौंक गई थी वो। सलाम वालेकुम के जवाब में उसने नन्हे नितिन के मुंह के आगे स्पीकर लगा दिया। बोल पापा। वो बोला, फूं फां। मेजर भावुक हो गया। पाजी फूं फां बोलता है, पापा नहीं बोलता। सिखा दे उसे पापा बोलना, एक दफ़ा सुन लूँ। उसका कलेजा मुंह को आ गया। क्यों कहा एक दफ़ा सुन लूँ? छूटते ही पूछा उसने, क्या खतरा बहुत ज़्यादा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा खतरा और डर? डर को गिली गिली छूकर, यहाँ खतरा नहीं लाडो, यहाँ तो सिर्फ हुस्न है, हुस्न ही हुस्न। खा मेरी सौगंध। अरे मेरी झेलम तेरी सौगंध, यहाँ जान का खतरा नहीं, दिल जाने का खतरा अलबत्ता है। ये तो धूल माटी का नहीं, महकते फूलों, हुस्न वालियों, बर्फीली चांदनी और दूध रंगे पानियों का देश है प्यारी। देख देख यहाँ की हूरों का हिवड़ा हिलोर लेता रहे, पर क्या करूँ, आर्मी ने पंख कतर दिए हैं हमारे। आर्मी कहती है दूर से देखो इन परियों को, पर प्यार नहीं करो। मेजर फिर मेजर हो गया और वो फिर वो हो गई। मेजर हंसा, फिर वो हंसी, फिर दोनों साथ साथ हंसे। पर ये चप चप की आवाज़ कैसी आ रही है? अरे मेरी चिनार, कहवा मतलब कश्मीरी चाय केसर से बनी हुई पी रहा हूँ। यहाँ की 2 चीज़ों का मुरीद हूँ, एक कहवा, दूसरी यहाँ की फड़कती चांदनियाँ। ये फड़कती चांदनियाँ क्या? यहाँ की खूबसूरत बलाएं, हरामजादियाँ हैं चांदनी, पर बरसती हैं शोलों की तरह जिस्म पर। तुम फौजी क्या बिना गाली के बात नहीं कर सकते? क्या करूं, बिना प्रेम के फौजी गाली नहीं दे तो क्या दे। तू तो है भी नहीं दिल बहलाने को, इनसे यारी कर लूँ सो फौज की मैं इजाज़त नहीं। मत मान, मैं तो सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। हम तो ज़रूरत पड़ने पर बोल तो लें, पर जवानों को तो उसकी भी इजाज़त नहीं। कई केस तो ऐसे हो गए कि मिलिटेंट के इशारे पर छोकरी हंसी, फौजी फंसा, फिर अकेले में बुलाया और फौजी के 2 टुकड़े। यह भी हुआ कि सेना को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान लड़की को आगे कर देता है। अकेले में लड़की ने खुद अपने कपड़े फाड़ दिए और फौजी को बलात्कार के मामले में फंसा दिया। मेरी भूरी लाड़ो, दुनिया को समझ, प्रेम इतना आसान नहीं। अच्छा सलाम ले मेजर मोहम्मद हसन का। वो फिर आसमान से गिरी। क्या कहा? मेजर मोहम्मद हसन? ये कौन? ये मैं हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद हसन। क्या कह रहे हो? बूढ़ी लाडो, फ़ोन पर इतना समझाना ठीक नहीं। भाई से पूछ लेना, उसे सब पता है। और तू भी जब आएगी ना यहाँ, थोड़े हालात और सुधरने दे, इंशाअल्लाह तेरे को भी बुलवा लेंगे। पर तू भी यहाँ मिसेज मेजर मनोहर सिंह राठौड़ नहीं, वरन मेजर हसन की बेगम कहलाएगी। अभी से ही आदत डाल ले बेगम दिखने और सुनने की। जब तेरे को आर्मी कैंप से बाहर पहलगाम सोनमर्ग दिखाने ले जाऊंगा ना, तो साड़ी बिंदी में नहीं, सलवार कुर्ता में सिर पर आंचल देकर एकदम मुसल्ली बना कर ले जाऊंगा। मैं भी जब आर्मी कैंप से बाहर लोगों से मिलने जुलने निकलता हूँ तो लंबा कुर्ता और पायजामे के ऊपर फिरन डाल लेता हूँ, जिससे कश्मीरी दिखूँ। क्या क्या? मेजर की बातों ने उसे फिर चक्कर में डाल दिया। क्या कश्मीर में फ़ौजी को हिंदू बनकर रहने में भी खतरा है?
क्या मेजर ने जानबूझकर उसे नहीं बताते हुए भी सब कुछ बता डाला या मजाक किया उससे? फिर बहुत दिनों तक मेजर का कोई भी फ़ोन नहीं आया। इधर से भी लाइन नहीं लगी तो चिंता के मारे पीली पड़ती रही। जब जब अखबार में, पत्रिका में, टीवी में कश्मीर से संबंधित कुछ भी निकलता, कोई एनकाउंटर या कोई बम विस्फोट, कोई प्रदर्शन या घेराव, तो आंधी में उड़ते पत्तों सी थरथरा जाती। एक दिन उसकी परेशानी देख देवर ने उसे समझाया, भौजी घबराने की कोई बात नहीं है, भाई जी को सुरक्षित रखने के लिए ही आर्मी ने उन्हें मुस्लिम नाम दे रखा है। पर फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है? भाई जी की जिस इलाके में पोस्टिंग है वो पहाड़ी इलाका है, इस कारण वहाँ नेटवर्क कई बार काम नहीं करता है। हाँ, संवेदनशील इलाका तो नो डाउट वो है, हमेशा हिंसा, नफरत और आतंक से लथपथ। चूँकि यहाँ अशिक्षा और गरीबी दोनों ही बहुत हैं, इसलिए ये इलाका आतंकवाद के लिए बहुत उर्वर इलाका है, गढ़ है ये आतंकवाद का। यहाँ हवा में हमेशा अनकहा हरामी हिंदुस्तानी गूंजता रहता है। अब भाई जी ठहरे अपनी अल्फ़ा कंपनी के अल्फ़ा कमांडर, इस कारण उन्हें अपने इलाके कंगन के चप्पे चप्पे की खबर रखनी पड़ती है। गांव में कुल कितने घर, हर घर में कितने युवा, कौन क्या करता है, कौन नया आया, किन घरों में आतंकवादी निकले, कितने अभी एक्टिव हैं, कितने मारे गए, कितने फ़रार हैं, कौन मिलने आता है इन घरों में, कहाँ कहाँ जाते हैं ये, कौन गाँव के असरदार लोग हैं। अब सोचो, इनके बीच पानी में मछली की तरह यदि घुल मिलकर रहना है तो ये तो मुस्लिम बनकर ही संभव है ना। इसलिए भाई जी ने न केवल बकरा दाढ़ी रख रखी है, वरन काम चलाऊ उर्दू भी सीख ली है। देखती नहीं, नए बनने मुल्ले की तरह ज़्यादा ही प्याज खाने लगे हैं भाई जी। हर 3 शब्द के बाद इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहने लगे हैं। तब तो सचमुच आपके भाई जी के जीवन को बहुत खतरा है, क्योंकि ये भेद तो कभी भी खुल सकता है कि भाई जी हिंदू हैं। भीगे भीगे से शब्द टूटते तारे की तरह गिरे उसके मुंह से। नहीं, खतरा नहीं, ये उनको चकमा देने की सियासी चालें हैं। उनका बचकर उनके गढ़ में रहते हुए उन्हें खोदना, कहते हुए देवर हंस दिया था। उसके हर उफनते दुख, तनाव और आवेग पर ठंडे पानी के छींटे थे देवर। हर फटे और हर तिड़कन के रफू थे देवर। वही देवर, उसी देवर की डायरी का प्रथम पृष्ठ फिर पढ़ा उसने। भाई आज शहीद हुए, 2 मुट्ठी राख हुए। लौट गए जन्नत में जैसे लौट जाते हैं बादल समुंदर में, जैसे लौट जाता है बीज पेड़ में। निशब्द। अब समझ पाया हूँ क्यों अंतिम पोस्टिंग पर जाने से पहले भाई के मुंह से निकल गया था, कल हो ना हो। तब बुरी तरह धड़का था मेरा दिल। भाई को घेर घार कर पूछा था मैंने, ऐसा क्यों कहा तुमने? मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं को देख दुखी हुआ, विरक्त भी, कड़ी नज़रों से मेरी ओर देखते हुए कहा था भाई ने, सोल्जर आई एम बॉर्न, सोल्जर आई शल डाई। अर्थात सैनिक हूँ, सैनिक की तरह जन्मा और सैनिक की तरह मरूंगा। दर्द की एक लहर उठी और निचोड़ गई उसे। अतीत के दर्दीले कांटों में फिर उलझ गई वो। आगे पढ़ा नहीं गया उससे, आंखें डबडबा गईं। डायरी बंद की उसने। समय और दूरी धुंधला गए, स्मृतियों के चमकीले टुकड़े फैल गए चहुं ओर। बीनने लगी वो। 13 दिसंबर 1989 का वो वाक़या, जब आतंकवादियों ने नहीं वरन इसी देश की सरकार ने आने वाले समय की सबसे उदास और खूनी पटकथा इस देश के माथे पर लिख दी थी। तब कश्मीर आज जैसा कश्मीर नहीं था। महकते मचलते कश्मीर में तब हवाएं खुलकर बहती थीं। चप्पे चप्पे पर बुलेट जैकेट पहने, सीने को 3 इंच आगे बढ़ाए जवान तैनात नहीं थे। उन्हीं दिनों JKLF के कुछ टपोरी नुमा कच्चे आतंकवादी तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की जवान पुत्री डॉक्टर रूबिया की रिहाई के बदले अपने 5 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। कश्मीर की घाटी में होने वाला ये पहला अपहरण था और ख़ुद कश्मीर की आवाम इस प्रकार एक जवान लड़की के अपहरण के पक्ष में नहीं थी। चौतरफा इसकी निंदा भी होने लगी थी और इसकी संभावना लगभग नगण्य थी कि उग्रवादी उसे सचमुच कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि उग्रवादियों पर सचमुच दबाव बना हुआ था कि इस अपहरण से निकलने का कोई इज्जतदार तरीका निकाला जाए।
सुरक्षा सलाहकारों ने, भारतीय आर्मी ने, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस ने भी भारत सरकार को भरोसा दिलाया कि वे उग्रवादियों की शर्त न माने, क्योंकि एक बार भी यदि वे उग्रवादियों के आगे झुक गए तो आने वाले समय में उग्रवाद कितना फलेगा फूलेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन सुरक्षा सलाहकारों, भारतीय आर्मी और पुलिसकर्मी सभी को ठेंगा दिखाते हुए उग्रवादियों की शर्त के आगे नकारा सरकार झुक गई। एक के बदले 5 खूंखार आतंकवादियों को रिहा कर उनके मनोबल को आसमान पर पहुंचा दिया गया और उसके बाद तो फिजा ही बदल गई। खबर जंगल के आग की तरह फैली कि हिंदुस्तान की महान सरकार हार गई और छोकरे जीत गए। श्रीनगर की आबादी सड़कों पर जश्न मनाने उतर आई। देखते ही देखते शांत समुंदर में बवंडर पैदा हो गया। कश्मीर की दीवारें आज़ादी की मांग में रंग गईं। हरा झंडा फहराते हजारों नए मुजाहिदीन पैदा हो गए। मजहबी रंगत और मसीहाई जोश में उन्होंने दीवारों पर कुरान की आयतें लिखीं। वाका तिलुल मुशरिकीना काफ़ातन कमाऊ कात युना कुम काफ़ा व लागू अनालल्लाह या अल मुल्कीन, अर्थात तुम्हारे ऊपर जो घुसपैठ करे उसका जमकर मुकाबला करो। याद रखो, अल्लाह उनका साथ देते हैं जो अपना साथ देते हैं। आतंकवाद अब सचमुच लहरों पर सवार था। आवाम को आज़ादी कंधे पर बैठे कबूतर सी लगने लगी थी। आतंकवादियों की एक आवाज़ पर हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी थे। वे अब खुलेआम सड़कों पर खुली नफ़रत फैला रहे थे और नारे उछाल रहे थे, हिंदुस्तानी कुत्ते वापस जाओ, अल्लाह अकबर, कश्मीर की मंडी रावलपिंडी। और ऐसे उबलते उफनते खूनी दिनों में जब कश्मीरी पंडितों और आर्मी के जवानों और अफसरों के लिए कश्मीर कत्लगाह बना हुआ था, मेजर ने पोस्टिंग मांगी राष्ट्रीय राइफल्स में। मेजर की इच्छा का सम्मान हुआ। उन्हें 14 राष्ट्रीय राइफल्स के अंतर्गत चीड़ वनों और पहाड़ी चश्मों से घिरे कंगन गांव में अल्फ़ा कंपनी का कमांडर बना दिया गया। मेजर ने आते ही मोर्चा लिया, हुलिया बदला, बोली बदली और अपने इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी में जुट गया। फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने उन्हें एक मंत्र दिया, लड़ाई दिमाग से लड़ो और आवाम का मन जीतो। इस कश्मीरी मन को जीतने के लिए उसने नई नई योजनाएं शुरू करवाईं। सुदूर गांवों में किशोरों के लिए स्कूल खुलवाए, उनको मुफ्त में दवाई और चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल एम्बुलेंस चलवाईं, कम दामों में चीज़ें उपलब्ध करवाईं और बच्चों के बीच उपहार बंटवाने शुरू किए। इन योजनाओं का असर हो रहा था। मेजर कामयाब हो रहा था। कंगन के लोगों का मन जीत रहा था। लोग उसके साथ जुड़ने लगे थे और आतंकवादियों के गुप्त ठिकानों की खबर भी दे रहे थे। 2 साल की अवधि में मेजर ने कई सफल कोर्डनिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन को भी अंजाम दिए। ऐसे ही एक और ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे थे मेजर कि एक ज़बरदस्त धोखा हुआ। उस दिन सुबह से ही फ़ोन नहीं लग रहा था मेजर का। मन जरा सा डरा हुआ था उसका, क्योंकि देवर ने बताया था जब भी एनकाउंटर होता है BSNL के सारे कनेक्शन ऑफ कर दिए जाते हैं। क्या कोई एनकाउंटर, मुठभेड़, भगवान ना करे। पर रात को अचानक फ़ोन बजा। मेजर था। वही दिल लगी, वही जीवंतता। अरे बेगम, सुंदरता और खतरे का तो चोली दामन का साथ है। जब अकेली रानी पद्मावती ने ही इतना खतरा पैदा कर दिया तो इतना बड़ा ये सूबा, हजारों नील परियां यहाँ। बस अब हालात सुधरने वाले हैं, खतरा तो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि तेरे आने से कश्मीर में एक सुंदरी और बढ़ जाएगी। फिर भी तुम्हें बुला लेंगे इंशाअल्लाह। वो दिन जल्दी ही आएगा जब तू यहाँ झेलम से इतराएगी। अच्छा, बोए बोए। ये बोए बोए क्या? इसका मतलब है बाय बाय। कश्मीर आना है तो थोड़ी कश्मीरी ज़ुबान भी सीख ले। वैसे भी मैं पूरी तरह कहाँ सीख पाया। कल जानती है, यहाँ की एक फड़कती चांदनी ने मुझ पर कागज़ का एक फूल फेंका। जब मैंने उसे खोला तो देखा उसमें लिखा था, रोशन वालों मैं न दिलबरो पोशन, बाहर आए यूर केरो, अर्थात यहाँ फूलों में बाहर आई है, आजा। तो चला जा, तेरा दिल बहल जाएगा, मुझे क्यों चलाता है। अरे दिल बचेगा तो ना बहलेगा मेरी सोन परी। ये सब चालें भी तो हो सकती हैं हमें फंसाने की। बस वही आखिरी संवाद। फिर मेजर नहीं बोला, टीवी बोला। मेजर नहीं आया, मेजर का समाचार आया। तिरंगे में लिपटा मेजर का शव आया। नहीं, शव नहीं, शव तो साबुत होता है, बस शरीर के कुछ अंग आए।
चेहरा आया, कटे कटे कटपीस में शरीर के कुछ हिस्से आए, जिसकी झलक भर ने देवर को खामोश कर डाला। जो कभी देहाती ठहाकों की तरह बेफिक्र था, वो हंसना तक भूल गया। वो घना अंधेरा भरता गया उसकी आत्मा में कि फिर रोशनी का कतरा तक नसीब नहीं हुआ उसे। नितिन बड़ा होता गया, बढ़ता गया, देवर मरता गया, मरते मरते जीता गया, अपने से कहीं ज़्यादा नितिन के जीवन से, पिता से अधिक पिता बना वो, पर सूखता गया भीतर ही भीतर, जैसे सूखता है फूल निशब्द। काली उदास स्मृतियाँ, जीवन आस्था के परखच्चे उड़ाने वाली ऐसी स्मृतियाँ जो समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, क्योंकि वे लिखी नहीं जाती, तेज़ धार वाले चाकू से कलेजे पर कुरेदी जाती हैं। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पांडे के शब्द आज भी सुन कर देते हैं उसकी आत्मा, देह, मन सबको। जीवन इतना सस्ता, इतना अर्थहीन, क्या कुछ भी नहीं हमारे हाथ? क्यों जीते हैं हम, किस लिए? पर जीना पड़ा उसे, क्योंकि नितिन था, देवर थे और थी सासू माँ। यदि नहीं जीती तो वो कैसे बताती नितिन को कि कैसे वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए थे उसके पापा? वे नहीं मरते यदि एक गलत सूचना के चलते धोखे से घेर नहीं लिए जाते। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पांडे को खबर मिली थी कि ब्रेवो पहाड़ पर एक मिलिटेंट नीचे उतरने की तैयारी में है। कर्नल पांडे ने मेजर राठौर और चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर कैप्टन बलवीर सिंह के साथ 6 जवानों को जय बजरंगबली के उद्घोष के साथ पुलिस कन्वॉय में रवाना कर दिया था कि एक हरामी के लिए काफ़ी हैं हमारे 8 जवान। तब भारतीय आर्मी के पास आज जैसे जीवन रक्षक इक्विपमेंट कहाँ थे? ना तो आज जैसी HSTI अर्थात एक कीमती कैमरा जो अंधेरे में कई किलोमीटर दूर तक देख सकता है, और ना ही PNVG जो अंधेरी रात में 3 किलोमीटर दूर तक देखने वाला चश्मा होता है। जैसे ही रेंगते हुए वे घेराबंदी के लिए ब्रेवो पहाड़ के करीब पहुँचे, वे खुद ही घेर लिए गए। एक की जगह 12 मिलिटेंट अत्याधुनिक हथियारों से लैस। अक्टूबर नवंबर में मकई के खेत बढ़ जाते हैं, उसी के पीछे छिपकर बैठे थे हरामजादे। कमीनों ने धर लिया हमारे 8 जवानों को, सलाद की तरह सबको काट काट डाला और फिर बोरे में भरकर आर्मी हेडक्वार्टर कुपवाड़ा से थोड़ी दूर पर फेंक गए। बोलते बोलते कर्नल की आंखें छलछला गई थीं। एकटक देख रहे थे वे शहीदों की याद में बने तिकोने रणजीत सिंह पार्क के भीतर चमचमाती नाम पट्टिकाओं को, जिसमें एक साथ 8 शहीदों के नाम और जुड़ने वाले थे। भीतर फिर हुक उठी, उमड़ने घुमड़ने लगा कुछ। जिंदगी भी जब छीनने पर उतारू होती है तो फिर छीनती ही चली जाती है। पहले मेजर, फिर सासू माँ और अब देवर भी। क्या करे वो, कैसे बचाए जीवित कामनाओं के साथ मरते देवर को? डायरी फिर उसके ख्यालों के साथ होली। लगा जैसे डायरी को नहीं देवर को छू रही है वो पहली बार। उसके पास तो फिर भी मेजर की यादों की कुछ रातें थीं, थोड़ी सी ही सही। जिंदगी की धूप थी, नितिन था जो आज तक रोशन कर रहा था उसे। पर देवर, वे तो बेचारे गीली लकड़ी की तरह धुआं ही पीते रहता जिंदगी, ना तो जी पाए और ना ही मर पाए। काश वो कुछ पूछ पाती, खोद पाती, साफ कर पाती उनकी ज़मीन। पर ऐसी नाजुक हालत में क्या तो वो पूछे और क्या कुछ खोदे। आज ग्लानी ने जीना हराम कर रखा है उसका। कितनी आसानी से सोच लिया था उसने कि उसके महान देवर ने अपनी प्यास को ही पी डाला है, कि रिश्ता ही नहीं रहा उसकी प्यास का औरत नाम के पानी से। कैसे भूल गई वो कि वक्त धीरे धीरे सारे जख्मों को मलहम पट्टी कर सुखा डालता है। फिर रिश्ते घाव नहीं बस चिन्ह रह जाते हैं। सूखी नदियाँ फिर पानी से लबालब हो जाती हैं, रस फिर लौट आता है। आज जीवन शेष में देवर की डायरी पढ़ देवर के प्रति सम्मान और बढ़ गया उसका। यही है जीवन सत्य। उफ, कैसे किया होगा देवर ने उन तूफानी वासनाओं का मुकाबला, कैसे इंच इंच मारा होगा खुद को। उफ, कितना कठिन है मनुष्य होना। आंखों के आगे फिर लहरा गया डायरी का वो पृष्ठ। औरत, मैं नहीं जानता क्या होती है वो, कैसी होती है, कैसा सुख देती है। मैं तो भाई के लिए ही जीता और मरता रहा। एक बार मैंने भाई से कहा था, अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है, आपने राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टिंग क्यों ली? मेरे जांबाज भाई ने जवाब दिया, लक्ष्य पूर्ति के पहले मैं सो नहीं सकता। क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पांव धरने से पूर्व सोया था? क्या एडिसन बल्ब बनाने से पूर्व सोया था? वाह मेरे भाई, बस मैंने भी सोच लिया कि इस भाई जैसे राम का अधूरा काम तो प्रिय लक्ष्मण ही पूरा करेगा।
नितिन को भाई जैसा मेजर जब तक नहीं बना दूंगा मैं सोऊंगा नहीं। इसीलिए औरत को मैंने अपने से दूर रखा। पर वही औरत आज लहकती लपक बन मुझे लील रही है, दिन रात मेरे दिलो दिमाग पर सवार रहती है और जाने कितने अदृश्य हाथों और कितने हॉर्स पावर की ताकत के साथ मुझे खींचती है अपनी ओर। मुझे भोगो, मुझे जानो हे ब्रह्मचारी। उफ, ये फीकी चाय मुझसे अब और नहीं गटकी जाती। मुझे मिठास चाहिए, अधिक नहीं, बस 2 चम्मच। शहीद मेजर नहीं, शहीद देवर हुआ, वो बुदबुदाई। हल्के बल्ब की कपकपाती पीली रोशनी में मृत्यु के करीब पहुंच चुके देवर का चेहरा पीला और मलिन पड़ चुका था। चद्दर के कोने को दबाया उसने और पलंग के पास ही बैठकर जूस निकालने लगी देवर के लिए। उस नीली डायरी के पन्ने फिर खुले। नींद की दवा लेता रहता हूँ, इसलिए नहीं कि नींद आ जाए, वरन इसलिए कि मेरे ख्याल ख्वाब न बने और स्वप्न मुझे परेशान न करें, वासना का चमगादड़ फड़फड़ न करे। जाने कौन शैतानी सत्ता काबिज हो गई है मुझ पर कि चारों ओर मुझे औरत ही औरत दिखाई देती है। मन शांत करने के लिए ओम उच्चारित करता हूँ, पर जाने कैसे ओम औरत बन जाता है। थम्स अप की बोतल की बनावट क्या औरत जैसी है। मैं ग्रेसफुली प्रौढ़ बनना चाहता था, पर मन इतना चंचल क्यों हो उठा। डर के मारे टीवी नहीं खोलता कि उसके प्रणय दृश्य कहीं मेरा जीना हराम न कर दें। मन की जाने किस अदृश्य परतों के बीच औरत का भूत दबा बैठा था, जिसने मौका पाकर अब मुझे निगल लिया है। क्यों चाहता हूँ मैं कि औरत में उतर जाऊँ, गुजर जाऊँ एक बार उस तूफान से, बन जाऊँ औरत, औरत में उतर कर, जैसे कोई पानी नदी में उतर कर बन जाता है नदी। कुछ खाली स्पेस और 2 दिन बाद की तारीख में फिर लिखा था देवर ने। क्या यही है मेरा असली मैं? अपने अस्तित्व को परिभाषित करने वाले लम्हे क्या ऐसी चरम परिस्थिति में से निकलते हैं? क्या भाई की शहादत के समय जो समर्पित मैं था वो मिथ्या था? नहीं, वो मिथ्या नहीं था, सत्य था, संपूर्ण सत्य। वो बुदबुदाई और डायरी को उल्टी रख फिर अपने ख्यालों के साथ होली। याद आया कि एक जलजला मध्य युग का। नायिका परेशान है पति की बेरुखी से, भीतर ही भीतर आतंकित भी। पति क्यों ना खुश है। घर में काम करने वाली मालिन से मनुहार करती है वो। हे मालिन, मेरे राजा को खुश कर दे, तुझे चांदी के कड़े दूंगी। धोबिन से गुजारिश करती है, हे धोबिन, मेरे मुरझाए राजा के लिए हवा बन, उसे तरोताज़ा कर दे, तुझे चांदी की हंसियाँ दूंगी। पर वो किससे करे गुजारिश? ना धोबन ना मालिन। क्या देवर की होगी वही पुरानी साथिन या की प्रेमिका? पर यौवन में पांव टिका भी न था देवर का कि जिम्मेदारियों के बुढ़ापे ने दर्द बोचा। न सुरा न सुंदरी, न पान न पराग, बस नितिन और भौजी के नाम ही लिख दी सारी जिंदगी। उफ, कैसे कुचला होगा यौवन की उमंगों को। वो फिर बुदबुदाई। शहादत मेजर ने नहीं, देवर ने दी। और जाने किस झोंक में उसने देवर की अलमारी और पुराने बक्से छान मारे, पर हाथ कुछ नहीं लगा। शाम देवर की मेडिकल रिपोर्ट आई कि काली रात और गहरा गई। मरे मन पर कफन चढ़ गया, अब ये भी चले उस पार। सुबह जब देवर ने अपने सारे सेविंग सर्टिफिकेट्स और एफडी उसे थमाए तो रोक नहीं पाई वो खुद को, सिसक पड़ी। मरने के बाद का भी इंतज़ाम कर गए। भर भर आंखों देखा उसने देवर को। देवर हैं लेकिन नहीं, ऊपर से सब ठीक ठाक, पर भीतर ही भीतर जानलेवा बीमारी खोखला कर रही है देवर को। कौन कहेगा कि इसकी बॉडी के भीतर रक्तपात हो रहा है, नसें अंदर ही अंदर टूट रही हैं और वाइट सेल बुरी तरह कम होते जा रहे हैं। उसने देवर के सिर पर हाथ फेरा। मौत का एहसास हर जगह भरा हुआ था। दूसरे दिन देवर को स्पंज करने के लिए किशन जब गर्म पानी लेकर आया तो वो देखती रही दूर खड़ी। जाने भीतर क्या उमड़ा कि उसने दाएं पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे पर रखा, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से गुत्थम गुत्था कर जकड़ा और भीतर से साहस बटोरते हुए किशन से कहा, लाओ मुझे दो, मैं करूँगी स्पंज। उसने देवर के बदन की सड़क को चमकाया, उसके माथे और पैरों को गीले गमछे से पोंछा। देवर ने सिर हिलाकर मना किया तो बरस दिया उसे, मैं क्या गैर हूँ। देवर शायद इतने ढीले, अशक्त और बेबस हो गए थे कि उनमें प्रतिवाद करने की क्षमता तक नहीं बची थी। लेकिन उसने देखा था, अनदेखते हुए देखा था कि जब वो देवर के घुटनों के ऊपर स्पंज कर रही थी तो देवर के माथे पर सिलवटें उभरी थीं और उनका चेहरा झारखंड की माटी सा लाल हो गया था। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो देवर के पास नहीं, वरन आती हुई मृत्यु के पास बैठी हुई है, किसी पवित्र मृत्यु के पास। विचारों के प्रवाह में फिर बहने लगी वो। कैसा जटिल ये मानव मन, कितना रहस्यमय।
हम एक साथ जाने कितनी दुनियाओं में जीते हैं, कब कौन सी दुनिया पिछली दुनिया पर हावी हो जाए। कौन सोच सकता था कि कल तक विवेकानंद था, आज आठों पैर उसके आगे खजुराहों की मूर्तियां नाचती हैं। कश्मीर की कब्रों को सब देख रहे हैं, पर हमारे घरों में जो जिंदा कब्रें हैं कौन देखता है उनकी तरफ? देख सकता है? उफ, कश्मीर नहीं होता तो देवर ऐसे कब्रिस्तान नहीं होते। सोचते सोचते जाने भीतर क्या उमड़ा कि उसने देवर का माथा चूम लिया। यूं लगा जैसे उसने देवर का माथा नहीं वरन उसकी आत्मा को चूम लिया है। आंखों के आगे फिर खुल गई डायरी। क्या यही है मेरा प्राकृतिक और सांस्कृतिक सत्य? शायद हाँ, क्योंकि आज समझ पाया हूँ कि जीवन का वो जादुई अनुभव अस्तित्व रक्षा में कितना सहायक होता है। मैं विचलित अपने आने वाली मृत्यु से नहीं वरन सहसा उछल पड़ी वासना की इस लहर से हूँ। मैं समुद्र के पास गया, मैं नदी के पास गया, लहर, बादल, हवा, फूल, मैं सबके पास गया कि स्त्री को भूल जाऊँ। पर मैंने विस्मित होकर देखा, लहर, बादल, हवा सब स्त्री के ही विस्तार थे, उसी के अलग अलग रूप। कितना चाहता था कि मैं न कर्म में, न निष्कर्ष में, न आसक्ति में, न विरक्ति में, धरती के सारे गुरुत्वाकर्षणों से दूर स्वयं को स्थगित रखते हुए संपूर्ण खामोशी के साथ परम शांति से अनंत में विलीन हो जाऊं। पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं शांति के साथ मर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अतृप्त कामनाओं के साथ हुई मृत्यु मुक्ति नहीं देती, सिर्फ देह का अंत करती है। जीवन रहते कामनाओं से मुक्ति ही मृत्यु का असली अर्थ खोलती है। मृत्यु की ओर बढ़ते गेटे के आखिरी शब्द थे, लाइट, मोर लाइट, अर्थात रोशनी, थोड़ी और रोशनी। पर कितने दुख और ग्लानि की बात है कि मेरे आखिरी शब्द होंगे, औरत, थोड़ी औरत। नहीं, हरगिज़ नहीं। हल्की सी कपकपी महसूस ही उसने। उसकी उंगलियों में अजीब सी सिहरन हुई। उसे लगा जैसे उसके हाथ सुन्न हो रहे हैं। उसने आंखें मूंद लीं, जैसे मरते हुए देवर का मौत का स्वाद अपने भीतर भर रही हो। कांपते ठिठुरते शब्द उसके होठों से गिरे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम भी उसी प्रकार चरम शांति से मृत्यु को छू पाओगे जैसे गेटे ने छुआ था मृत्यु को। मैं करूँगी तुम्हारी सहायता। उसकी नज़र खिड़की से झांकते चांद पर गई। वो पिघल रहा था बूंद बूंद। उसकी नज़र फिसलती हुई ड्रेसिंग टेबल पर जड़े दर्पण पर अटकी। गौर से देखा उसने खुद को। पिछले 26 सालों में शायद पहली बार देखा था खुद को इतने गौर से। उसके चेहरे पर उदास हंसी बिखर गई। वो अभी भी काम चलाऊ थी, जवान थी। अभी आप सुन रहे थे मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी बस 2 चम्मच औरत।